क्या हाल है गौतम? दाल चावल रोटी दाल रोटी सब्जी दाल। बता रोटी सब्जी खाने का और कितना टाइम? प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहो। कब खाए? सर एक सवाल पूछना था सर। हाँ बोलो। सर जो कल पढ़ाया थे कि मुद्रा निर्गमन प्रणाली में सर कि जो बजट में जितना सरकार चाहेगी उतना छपवा सकती है पैसा। हाँ, सर तो उसके लिए कोई रूल नहीं है, सरकार जितना चाहे उतना छपवा सकती है। अरे बजट पास होगा तो रूल हो गया ही ना। सर मतलब सर अगर प्रजातंत्र में बजट पास होना ही कानून हो गया। जी नहीं पास होगा तो नहीं छपेगा। जी सर अब मतलब जितना पैसा मतलब 1000 करोड़ 2000 करोड़ 5000 करोड़ जितना अरे चाहे भाई उतना छाप बजट सकती है। में जो लिखा हुआ है जी वो सारा एस्टिमेट करके इंजीनियर चार्टर अकाउंटेंट बनाता है, उसके बाद वो पास होता प्रणाम है। सर। खुश रहो। जी सर वो जो लिखा वो मनमाना लिखा हुआ नहीं ना है। जी अब जैसे 40,000 करोड़ रुपया में दुगो प्लेन खरीदा गया। प्रणाम जी सर। खुश रहो। प्रियंका गांधी जो है हर जगह भाषण में बोल रही है जी कि 40,000 करोड़ रुपया में दुगो प्लेन खरीदा गया है। प्रणाम सर। खुश रहो। जो प्राइम मिनिस्टर चढ़ेंगे जी प्राइम मिनिस्टर के घूमने के लिए। जी लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज सही है। अरे हवाई जहाज पर घूमने के लिए खरीदा गया है। नहीं सर तब बोलने को तो कुछ बोल दिया। जी प्राइम मिनिस्टर जो है वो के लिए दो गो हवाई जहाज खरीदाया। वो जी मिस्टर एक्स के लिए नहीं खरीदाया है। एक्स नहीं वाई जो भी आएगा वो चढ़ेगा उस पर जी और घूमेगा नहीं, बल्कि जी कहीं जाना होगा। वो राष्ट्रपति अमेरिका का रहता है, उसका हवाई जहाज खड़ा रहता है प्रेसिडेंट का ऑलवेज। जी जी सर जब उड़ना होगा उड़ सकता है। जी कहीं से कोई उसको उसका रिजर्व है। नंबर वन जो हवाई जहाज है जी अमेरिका। तो हमारे यहाँ अगर दुगो खरीदाया तो उसे बोल देखे कि बोल रही है एक जगह उत्तर प्रदेश में कि 30,000 करोड़ रुपया गन्ना किसान का बाकी है। 30,000 करोड़ रुपया गन्ना किसान का बाकी है तो काय ला हवाई जहाज खरीदे। उसी पैसा से किसान के गन्ना का चुका देते। जी गवर्नमेंट में किसान का गन्ना का अलग थ्योरी है, प्लेन का अलग थ्योरी है। वो थोड़ी कि इसका भी कुछ दे देंगे। जी तो नेता में बोलने को जो बोल देगा, लेकिन जब कानून हाथ में आवेगा तो हर काम के लिए बजट में पैसा एलोकेट किया जाता है, उसको बजट पास जी किया जाता है। जब बजट पास हो जाएगा तब वो रुपया देखा जाएगा कि कितना है ट्रेजरी में, कितना है नहीं है। कर्जा लेना पड़ेगा तो बाहर से जी लेगा, तो छपवाना होगा तो यहाँ से छपवाएगा। 1 रुपए का नोट जितना चाहे छाप सकता है, सिक्का जितना चाहे डाल सकता है, करोड़ रुपया का सिक्का नहीं डालाएगा। नोटिंग नहीं। जी क्लियर हुआ बात? सर तो जब सरकार नोट अपने से छाप सकती है तो फिर कर्जा क्यों लेती है सर? लिमिट है ना, उसका इन्फ्लेशन देखिए बढ़ेगा। दूसरी ओर बजट में लिखा रहता है कि इन्फ्लेशन 4% रखना है, तो चार जी परसेंट के आगे नहीं बढ़ सकता है। नोट उतना ही जी चाहिए जो 4% के भीतर हो। जी अगर आप छाप दीजिएगा जी तो रोड पर रुपया गिरा रहेगा, 10 रुपए का कोई उठाएगा नहीं। अभी जी रोड पर 1 रुपए का सिक्का गिरा हुआ है तो तुम जी टेम्पू रोकवा के उस सिक्का उठाओगे कि चल जाओगे छोड़ के? छोड़ कर चले जाएंगे सर। हमको लगता है कि भिखारी भी कहता है कि हमको 5 रुपया दीजिए।
जी 5 रुपया दीजिएगा तो चाय पिएगी, जी 1 रुपया में कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए वो सब नियम के मुताबिक जो है वो आरबीआई को चलना है। आरबीआई जी को भारत सरकार कहती है कि तुम हमारा अंडर में हो, जी हम सरकार हैं और तुम पब्लिक सेक्टर, तो तुमको जो कमाई होगा उस जी कमाई में हमारा भी परसेंटेज है, तो जी वही रुपया देता है। जो आरबीआई को कमाई होता है बैंक से, तो साल लगता है, तो 75,000 करोड़ 25,000 करोड़ जो भी हिस्सा है वो सरकार को जाके दे देती है। जी उस पर भी बहुत हल्ला हुआ कि सरकार को क्या देगी, आरबीआई है तो सरकार को क्यों देगी। कुछ लोग हल्ला करता था, लेकिन नियम है कि सरकार जो है बैंक है, कमर्शियल बैंक तो बराबर लॉस में जाती है, जिसको भी प्रॉफिट होगा उसका सरकार को जाके हिस्सा देगा। रेलवे को प्रॉफिट होगा तो सरकार को हिस्सा देगा, पब्लिक सेक्टर का नियम है। इसलिए तो हम लोग जो पढ़ रहे थे पहला पॉइंट हो गया था। अब जो पॉइंट सब है वो सब आसान है। दूसरा पॉइंट क्या है? भारत सरकार का बैंक, भारत सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना। केंद्रीय बैंक का कार्य जो है सरकार का बैंक बैंकों का बैंक कस्टोडियन ऑफ वैल्यूएबल लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सब आदमी म्यूट कीजिए। अंतिम ऋणदाता, अंतिम ऋणदाता लिख लीजिए। नोट छापना तब लोग पढ़ चुके हैं, जो है वो वहां आ जाएगा। दूसरा नंबर पर लिखिए
केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक है। सरकार को परामर्श सरकार को परामर्श देने का काम आरबीआई करती है। सरकार के दोस्त की तरह आरबीआई कार्य करती है। सरकार को सही सलाह मौद्रिक नीति बनाकर मुद्रास्फीति को नियंत्रण के लिए मुद्रास्फीति को नियंत्रण के लिए देती है। भारत में वाणिज्य बैंक सहकारी बैंक एक्सिम बैंक एवं अन्य बैंकों का बैंक आरबीआई है, जिसमें सभी वाणिज्य बैंकों का खाता अकाउंट रहता है।
जिससे लेन देन किया जाता है। लिख लिए? यस सर। सर एग्जिम बैंक क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। और सहकारी बैंक किसको बोलते हैं? सहकारी बैंक कोऑपरेटिव बैंक। तो सर वो अलग होता है वाणिज्य बैंक से? हाँ, उसको थोड़ा छूट रहता है, कोऑपरेटिव है ना, ब्याज वो ज्यादा देगा। अच्छा। तो ये सरकारी बैंक है सर? क्या? बोले ये बैंक सरकारी है? सहकारी है, सरकारी नहीं। नहीं मतलब कि सरकार के द्वारा ये है क्या सरकारी बैंक? सहकारी जो चीज होता है ना, वो सहकारिता के प्रिंसिपल के आधार पर सहकारी संस्थान के द्वारा बनाया जाता है। सरकार उसको नहीं बनाती है, लेकिन उसमें शेयर रहता है सरकार का। जैसे स्टेट बैंक में तुमको नौकरी होगा, कोऑपरेटिव बैंक में होगा, किस में जाना पसंद करोगे? स्टेट बैंक में, तो पब्लिक सेक्टर। अब कोऑपरेटिव सेक्टर जो होता है, ना सरकारी है ना प्राइवेट है, दोनों के बीच में, ना सरकारी है ना प्राइवेट है। कोऑपरेटिव एगो अलग खाना बनाया गया है, इसका काम जो है समाज का सेवा है। उसको बहुत तरह का छूट भी है, और इसलिए उसका ग्रोथ ज्यादा नहीं हो पाता, समाज का सेवा करता रह जाता है। तो कोऑपरेटिव बैंक ये हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो देखो, एक्सपोर्ट के आगे में ईएक्स है ना, इंपोर्ट के आगे में आईएम है, वो दोनों ले लिया, यहाँ से ईएक्स ले लिया और यहाँ से आईएम ले लिया, तो नाम क्या हो गया? एक्सिम। तो सर एग्जिम बैंक में आम आदमी का खाता रहता होगा? क्या? एग्जिम बैंक में आम आदमी का खाता तो रहता होगा ना? अरे जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट है तो एक्सपोर्टर इंपोर्टर का खाता रहेगा। आम आदमी कहीं चपरासी हो जाके वहां खाता खोलवा देगा? खाता खोलने का पर्पस होना चाहिए ना। हाँ। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो आप इसमें जाके खोलवाइए, सब जगह आप ही खोलवाइएगा खाता। गरीब है तो कोऑपरेटिव बैंक में खोलवाइए, वो आपको ज्यादा ब्याज देगा, लेकिन उसमें लिमिट है। स्टेट बैंक में जाइएगा तो कोई लिमिट नहीं, जितना रुपया रखना है रखिए। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में जाइएगा तो ब्याज चूंकि ज्यादा देता है, तो इसलिए लिमिट लगाए हुआ कि इतना से ज्यादा नहीं होगा। अच्छा। तो क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो तो, बैंकों का बैंक। वो तो हो गया ही, बैंकों का बैंक यही कहलाएगा। वाणिज्य बैंक का खाता रहता है, इसे लेन देन होता है, इसलिए आप लोग पॉइंट दीजिएगा। पॉइंट नहीं देंगे, पैराग्राफ बदल रहे हैं, आप पॉइंट दे दीजिएगा। अपना अपना दे दीजिए। पंक्चुएट नोट इशू फंक्शन आया है नहीं, तो इसलिए पॉइंट नंबर 1 चला जाएगा। इसलिए केंद्रीय बैंक
को बैंकों का बैंक कहा जाता है। लिस्ट में देखो तो तीसरा चौथा पॉइंट क्या है? भारत सरकार का दोस्त परामर्शदाता। कस्टोडियन ऑफ दोस्तों। वैल्यूएबल, ये भी है सर। सोना चांदी, सोना चांदी वाला कस्टोडियन ऑफ वैल्यूएबल। चौथा है सर कस्टोडियन ऑफ वैल्यूएबल। केंद्रीय बैंक देश के मूल्यवान वस्तु या दस्तावेज, माने कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट है ना, सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसका चोरी होने का डर है, तो आरबीआई के खजाना में रखता है, जेल के चेस्ट में रखता है। केंद्रीय बैंक देश के मूल्यवान वस्तु या दस्तावेज को अपने पास सुरक्षित रखता है। इसकी सुरक्षा एवं संरक्षण जिम्मेवारी आरबीआई पर रहती है। और महात्मा गांधी का जो राख था, जलाने के बाद राख निकलता है ना, तो उसको घड़ा में बंद करके आरबीआई में रखा गया। अभी तक है सर? सब रखा गया, निकाल निकाल के जहां जहां चिटना है चिटा गया, इस डर से कि कहीं कोई लूट नहीं ले, कुछ फेंक नहीं दे, कुछ करे। सब बटने उठने के बाद एगो घड़ा बच गया हुआ था, तो उसको बहुत बाद में चल के ये प्रयागराज में उसको डाला गया। नेहरू जी का जो राख था, तो वो बोले कि छिटवा देने के लिए पूरा इंडिया में हवाई जहाज से, ताकि सब जगह उनका राख चला जाए। तो जिसका राज रहता है उसका उस तरह से होता है। और अभी जो है क्वेश्चन करता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है अपना घूमने के लिए 2 जहाज खरीदी, बचकाना बात हुआ, बातचीत करने का समझदारी नहीं है तो क्या। तो इसकी सुरक्षा संरक्षण। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, अंतिम ऋणदाता होगा। जी सर, अंतिम ऋणदाता, हाँ, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ये बड़ा
केंद्रीय बैंक भी वाणिज्य बैंक को म्यूट कर लीजिए, शायद म्यूट कीजिए। केंद्रीय बैंक सभी वाणिज्य बैंकों तथा अन्य बैंकों का अंतिम ऋणदाता माना जाता है। इसलिए वाणिज्य बैंक मुद्रा बाजार में ऋण का लेन देन लगातार अगर मुद्रा की जरूरत हो गई तो वाणिज्य बैंक अपने पास गिरवी रखे हुए बॉन्ड को थोड़ा जल्दी मिटाइएगा, नहीं हम दिख रहे हैं, मेरा छूट गया था। गिरवी रखे हुए बॉन्ड को आरबीआई के पास पुनः गिरवी रखकर नगद कैश की प्राप्ति करती। आप लोग जानते हैं कि वाणिज्य बैंक में आप कर्जा लेने जाइएगा तो आपको गिरवी रखवाएगा। गिरवी रखवाने में पहला गिरवी रखवाता है जमीन का कागज। जमीन का कागज। महाभारत में क्या गिरवी रख दिया? द्रौपदी को सर। तो गिरवी रखे हुए कागज को कहा जाता है डिस्काउंटेड पेपर। क्या बोला जाता है? डिस्काउंटेड पेपर। उसको रिजर्व बैंक में ले जाके रीडिस्काउंट करा। रिजर्व बैंक में क्या कराती है? रीडिस्काउंट। रीडिस्काउंट समझे कि उसी चीज का दोबारा पट्टा करवाई। दोबारा बट्टा करने का मतलब हुआ कि ऑलरेडी वो कागज पर वो लोन दे चुकी है, टाटा बिरला डालमिया जिसको भी देना हो दे चुकी है। उसी कागज को म्यूट करो आवाज आ रहा है।
उसी कागज को सब आज म्यूट कीजिए। रीचा कान में लगाए हुए कान में छेदे हो जाएगा, ये आवाज इधर उधर कर जाएगा, कभी कुछ। तो इसलिए कान में सबका लगा हुआ है, एकदम बात कीजिए, आप म्यूट कर दीजिए। तो रीडिस्काउंट रेट को आरबीआई पुकारती है बैंक रेट। इसलिए बैंक रेट का नाम क्यों पड़ा कि बैंक को देना है पैसा आरबीआई को, तो रीडिस्काउंट करती है। अब आप समझ रहे हैं कि आप तो गिरवी रखे थे एसबीआई के पास अपना जमीन, और वो कागजात ले जाके आरबीआई किसको गिरवी फिर दोबारा रख दी आरबीआई के पास, और वहां से कैश लाई। ये काम भीतरी चलता रहता है, फिर जब वापस जब कर देगी तो दस्तावेज लौटा देगा। तो ये काम जो है कॉमर्शियल बैंक जो जाती है रिजर्व बैंक के पास कि ये कागज ले लीजिए, इस पर हम 20 करोड़ रुपया कर्जा दिए हुए हैं, हमको तुरंत अभी चाहिए कैश, तो कागज गिरवी रख लेगी और 20 करोड़ के जगह पर 19 करोड़ देगी। 1 करोड़ रुपया जो है रीडिस्काउंट में चला, एक तरह का पनिशमेंट हो गया, वाणिज्य बैंक के लिए पनिशमेंट हो गया कि उसका पैसा चला जाएगा आरबीआई में, लेकिन जरूरत नहीं है, बैंक फेल कर जाएगा। तो इस तरीके से अपने दस्तावेज पर पहला डिस्काउंट करके कर्जा बांटती है, और फिर जरूरत पड़ता है तो उसी कर्जा को पहले डिस्काउंटेड पेपर को ले जाके दोबारा क्या कराती है, रीडिस्काउंट। रीडिस्काउंट करा के कैश लाती है, तो इसलिए बैंक में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। ये किसी के दिमाग में कभी नहीं उठता है कि मांगने जाएंगे, कहेगा नहीं है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में इस तरह का प्रोविजन नहीं है, तो आप रुपया मांगने जाइएगा तो कहेगा सुनिए ना, तो अभी तो है ही नहीं है, सो आप 2 घंटे के बाद आइए। तो 2 घंटा में अगर कोई आके जमा उमा किया, उसी में से आपको देगा। ये स्टॉक नहीं रखता है, क्योंकि उसका पास न पुलिस की व्यवस्था है न उस तरह का है, तो रोज जो लेता देता उससे। अब आप जिद पर अड़ जाइएगा तो कहेगा लिख के आप दीजिए कि हमको जितना कैश चाहिए 20 करोड़ 5 करोड़, तो लिख के वो देगा, तब वो बाजार पे जाएगा पोस्ट ऑफिस वाला, और आरबीआई से रुपया निकाल के पुलिस के साथ ला के रखेगा और इसको डिलीवरी देगा। लेकिन उतना हेवी अमाउंट कोई पोस्ट ऑफिस में नहीं रखता है और निकालता भी नहीं उस तरह का। तो इस तरीके से इसको कहा जाता है कि वाणिज्य बैंक जो है अंतिम ऋणदाता है। कहीं से वाणिज्य बैंक को अगर लोन नहीं मिलेगा तो आरबीआई अंतिम ऋणदाता है, उसके पास जाएगा, और उसकी सुरक्षा भी रहती है। सारा बैंक को लाइसेंस खोलने के लिए देता है कौन, आरबीआई। कोई नया ब्रांच खुलता है तो लाइसेंस कौन देता है, आरबीआई। तो आरबीआई ही उसका माई बाप है, तो उसके पास जाता है वो। और कोई भी ब्रांच को पैसे की जरूरत होती है तो डायरेक्ट आरबीआई से कांटेक्ट करता है और वहां से फंड उसको आ जाता है। तो ये आपको हो गया केंद्रीय बैंक का अंतिम ऋणदाता। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, साख नियंत्रण। साख नियंत्रण। हाँ, तो साख नियंत्रण जो है देखिए, इसको सीधा कर देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, त्रिभुज या डेल्टा। ऐसा कर देंगे तो इसको क्या कहेंगे, डेल्टा कहेंगे सर, या त्रिभुज भी और कहेंगे। कोई एक नाम
मिस्र का पिरामिड 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 सर। पिरामिड है ना, बिंगो तो उसको क्या कहेंगे? पिरामिड। उल्टा पिरामिड। पिरामिड इसको क्या कहेंगे? उल्टा पिरामिड उल्टा पिरामिड। तो एक नियम है कि अगर आप 100 रुपया रखे जाकर के कहा आरबीआई में, आरबीआई में जाके आप ये आरबीआई कहते हैं, वाणिज्य बैंक में जाके आप 100 रुपया रखे, तो वाणिज्य बैंक का ड्यूटी है उसमें से 4 रुपया जो है वो सीआरआर के नाम पर दे देगा। किसको? रिजर्व बैंक। आरबीआई को। उसके बाद फिर एसएलआर कितना है? 18%। 18 है, 19 है, कितना है? अभी सर 18 है, पहले 19 था 18। जी, अभी 18 है। तो 18 को कहते हैं एसएलआर। तो 100 रुपया जो आप रख करके गए बैंक में, जी। तो उसका क्या हश्र होता है सो देखिए। आप तो 100 रुपया जमा किए, उदाहरण बोल रहे हैं, 100 तो 100 की जगह आप 1000 भी कर सकते हैं, 10,000, 100 पर समझा रहे हैं। 100 रुपया रख करके अगर आप बैंक में गए तो तुरंत 4 रुपया चला जाएगा आरबीआई के अकाउंट में। उस अकाउंट का नाम क्या होगा? सीआरआर। कैश रिजर्व। उसका 18 रुपया चला जाएगा एसएलआर। एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये 3 तरह का रख सकते हैं। या तो आप कैश रख सकते हैं अलग अलमारी में, 18 रुपया एक अलमारी में रख दीजिए और बाहर 60 दीजिए एसएलआर। आप छू नहीं सकते, रख सकते हैं, निकाल नहीं सकते, वो बराबर स्टैंडिंग करा रहे हैं। सर ये भी आरबीआई के पास जमा करता है? नहीं तो कमर्शियल अपने बैंक बैंक के में आप पास। रख लीजिए। अच्छा, कमर्शियल अपने बैंक के में पास। एक अलग ये बनाइए, क्या बोलते हैं, चेस्ट रखिए, एक अलग अलमीरा रहेगा, उसके बाहर लिखा रहेगा एसएलआर, उसमें रख दीजिए, कैश रख दीजिए, या उसका गोल्ड खरीद के गोल्ड रख दीजिए। अब गोल्ड 100 रुपया में तो गोल्ड होगा नहीं, ऐसा करोड़ों रुपया आपके पास आया तो एसएलआर का करोड़ों रुपया है, उस करोड़ों रुपए को या तो आप कैश में रख सकते हैं या उसका सोना खरीद के रख सकते हैं। पहला ऑप्शन हो गया कैश रखना, दूसरा ऑप्शन हो गया सोना में रखना, तीसरा ऑप्शन हो गया कि भारत सरकार के बॉन्ड को खरीद लीजिए, सबसे सुरक्षित है। भारत सरकार का बॉन्ड निकलता है, ऋण पत्र, तो वो आप 18 इकाई का खरीद के और ले लीजिए। तो कोई पूछे कि एसएलआर क्या है, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। यह बाध्यता है, कानूनी बाध्यता है कि वाणिज्य बैंक ये में जो भी पैसा डिपॉजिट आता है उस डिपॉजिट का 18% भारत सरकार के बॉन्ड में लगा दे, या उसका सोना खरीद के रख दे बैंक में, या 18 रुपया कैश रख दे। आइदर ऑफ द 3, तीनों ऑप्शन में कोई भी आप रख सकते हैं। लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि सोना का भाव अगर गिर गया तो आप लूजर हो गए, इसे गिरने का चांस है नहीं, बढ़ता ही जा रहा है। मेरे मैरिज में 250 रुपए भरी थी और अभी है 48,000 रुपये। उस समय में भी 10 वर्ष सोना बहुत कीमती था, नहीं लोग दे पाता था। आज भी वही बात है, तो स्थिति वही है। आप कैश रखिए या बॉन्ड रखिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है कैश रखिए या सोना खरीद के रखिए उतना, या उतने का बॉन्ड ले लीजिए सरकार से, कुछ भी कीजिए, लेकिन वो रुपया आपका बंधक हो जाएगा,
आप उसको कुछ कर्जा में नहीं बांट सकते। तो देखिए, बैंक में आप 100 रुपया रख के गए तो आपको लग रहा है कि पूरा रुपया बैंक जो है कर्जा बांट के कमा लेगा। आम आदमी से बात कीजिए तो क्या, सब हमारा पैसा जमा है, कमा लिया पूरा। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि 18% और 4% तो निकल गया। 22%। आप 100 रुपया जो रख के गया वो ब्याज लेगा 100 रुपया पर। 100 रुपया जो रख के गया वो ब्याज कितना पर मांगेगा बैंक से? 100 रुपये 100 पर। अब बैंक को 100 मिला। नहीं। इसीलिए बैंक जो रहती है सरकारी बैंक, उसका बहुत पैसा फंसा रहता है। जमा हुआ जरूर, लेकिन 18 और 4 ये जो है वो उसके हाथ में नहीं आता है। और ये सब झमेला अमेरिकन बैंक में नहीं। वहां जो आया सब बैंक का है, अपना जितना देना है दीजिए लीजिए। तीसरे अमेरिकन बैंक का साइज बढ़ जाता है, डिपॉजिट खूब बढ़ता है। यहाँ हमारे यहाँ जो है लॉस में चला जाता है। तो अब जो है डिपॉजिट हुआ, इस डिपॉजिट में फिर कहेगा कि 40% जो है वो आपको इसको कहा जाता है कृषि निर्यात, ST SC शिक्षा। ये हो गया प्रायोरिटी क्षेत्र कि पहले आप इसको कर्जा दीजिए। 40% किसको दीजिए? कृषि निर्यात। कृषि को दीजिए पहला। दूसरा निर्यात हो गया, निर्यात वाले को दीजिए तो उसे डॉलर आवेगा। SC ST को दीजिए और शिक्षा पर दीजिए ऋण। लेकिन आप जाइएगा तो वो आपको टरकाएगा शिक्षा ऋण देने में, तो डूबने का चांस पूरा रहता है। ले लिया लौटे न। रोजगार मिलेगा तब देगा, रोजगार न मिलेगा न देगा। अच्छा सर, शिक्षा ऋण लेने पर भी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है? मैरिट के लिए कि अनमैरिड के लिए? जैसे हम लोग को अगर लेना है। मेरे सवाल का जवाब दो ना। अनमैरिड। अनमैरिड के लिए उसको अपने पिता का इनकम देना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट। पिता का इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आप जो है अगर धनवान वर्ग में है तो आपको नहीं देगा। आप अगर मध्यम लो इनकम ग्रुप में है, मिडिल इनकम ग्रुप में, तो आपको देगा। और ब्याज जो है भी लेगा, लेकिन तुरंत नहीं, नौकरी के बाद। और वो फादर से दस्तखत करवा देगा, अब बेटा से तक करवाबे करेगा। अब इसी डर से लोग नहीं लेता है। आप कहेगा कि हाँ तुम भाग गया, कुछ हुआ नहीं किया, हम ही को पकड़ लेगा। लेकिन अब बिहार में कर दिया है कि कुछ नहीं, खाली सर्टिफिकेट देख करके दे दीजिए। लेकिन देना चाहता नहीं कि सर्टिफिकेट नकली है। जो इस तरह से सर्टिफिकेट में पैसा लेने के लिए आया हुआ है, तो वो IIT दोनों में डिफरेंस है ना? जी सर। जी सर। दोनों का क्वालिटी अलग है। जी सर। तो IIT कोई किए हुआ है तो 10 को बैंक उसको ऋण देने के लिए तैयार है। और उस कॉलेज के बाहर गेट पर टेंट लगा के बैंक वाला बैठा रहता है। हम BIT मेसरा में जाके पढ़ाते थे, तो आप देखते थे बाहर में बैठा हुआ है लोन देने वाला। जो नया नया लड़का आ रहा है एडमिशन लेने के लिए BIT मेसरा में, तुरंत वहीं आपको कागज पत्र लेके लोन दे देगा। लेकिन आर्ट्स वाला जाएगा तो देवे नहीं करेगा। इंजीनियरिंग मेडिकल वाले को फैसिलिटी है, तो ऋण सबको मिलना चाहिए। तो अभी बिहार में है सबको ऋण मिलता है। बिहार में तो है कि PT आप कंप्लीट कर गए तो 1 लाख रुपया मिलेगा।
जी फाइनल सर। का नहीं है, पीटी खाली आपकी यूपीएससी का निकाली। यूपीएससी का, बीपीएससी में सर 50,000। बीपीएससी में भी सर तो 50,000। बीपीएससी में कितना हजार है? 50,000। 50। और सोचिए नौकरी मिलने पर मिलेगा ही नहीं है, तो इसलिए खूब भीड़ लगा हुआ है कि कैसे निकल जाए, पीटी निकल जाए। और उसमें अगर सरकार कहे कि आप 35 साल तक शादी नहीं कीजिएगा तो लोन देंगे, तो इससे क्या फायदा होगा? मनीषा, 35 इयर्स तक मैरिज नहीं कीजिएगा तो आपको ऋण देगी बैंक पढ़ने के लिए, जी कमीशन के लिए, तो इससे क्या फायदा होगा इसको सरकार को? देश को? जनसंख्या नियंत्रण। देखिए प्रिया जो है एकदम निकाल लेगी हमको पूरा, इसका तैयारी ऐसा चल रहा है। तुम मनीषा सरकार को पूछ रही हो किसको, और बता दी जनसंख्या नियंत्रित हो जाए, क्योंकि 35 साल तक ले वो जॉब में फंसा रहा, फंसी रही। 39 इयर्स जो होता है वो अपर लिमिट होता है बच्चा देने का। डेमोग्राफिक जो फीचर होता है तो 39 इयर्स जो होता है अपर लिमिट है, उसके बाद जो है इशू होगा तो कोई एक को बचेगा या नहीं ही होगा, रेयर है। 35 तक ले वो बीपीएससी दे रहा है। अभी एक लड़की है 21वां बार दी है तब कंप्लीट किया, बार में उसका फोटो निकला हुआ, पेपर में आया। 21वां बार दी है तब निकलेगी। अब कितना उम्र उसका होगा सोच रही है, 21 आपस में बीपीएससी के लिए कितना उम्र चाहिए मिनिमम? 18 साल से देती होगी और 40-41 साल में हुआ होगा। साल में 17 साल में तो +2 होता है, तो 18 साल से कैसे देगी वो? तो सन 21 साल में होता है। अच्छा 21 साल से 21 से स्टार्ट होता है, 40 साल तक। अपर लिमिट नहीं है जी। बीपीएससी में, अपर लिमिट है लड़की के लिए 40 वर्ष है ना तक है सर? सर, 40 वर्ष तक है। एससी में फीमेल में 42 इयर्स तक है। ओ तो होगा वही होगी, तब निकालिए लिए तब नहीं थोड़ी है, निकालिए। तो कहता है कि ये 3 आइटम, तो अभी कितना बच गया? 22 बताओ ना भाई। 38 बचा है 38 38 बचा। अड़तीस बच रहा है, 48 बचेगा ना, 38 कैसे बचेगा? 48 बचेगा, 100 में से 48 बचेगा। 38 बचेगा नहीं सर। 38 38 बचेगा, बचेगा, 38 सर, 38%। 40 50 60 2 62। 38 40 सर। 22 65 38 38 में। अच्छा पैसे मनीषा जोड़ रही है, उसका पैसा बुला कर रखो। जोड़ के बताओ मनीषा। 40 और नीचे ऊपर 40 हो गया ना, और नीचे 22 हुआ। 40 में 62, 40 62 हुआ तो जी बचा जी 38, 38 बचा। जी सर, कितना बचा? जी 38 ही बचा। तो देखिए 4% मजबूरी है, 18% मजबूरी है, आपको देना ही है।
ये 40% जो है घेर लिया कि आपको ऐसा लोन जिसका कि लौटने का चांस बहुत कम है। इसका लौटने का चांस बहुत कम है। SC ST है, पैसा गया तो लौटेगा कि नहीं लौटेगा, शिक्षा में गया तो लौटेगा कि नहीं लौटेगा, किसान को गया तो देख लीजिए किसान आंदोलन चल रहा है, वहां से पैसा वो देगा कि नहीं देगा, एक्सपोर्ट किया तो उससे कुछ आ सकता है। मतलब कि सारा जो है व्यापार वो समाज कल्याण वाला, सारा लोन जो है समाज कल्याण वाला हो गया। अब प्रॉफिट लाभ कमाना जो है ये अर्जित कर सकता है। लाभ अर्जित करने के लिए मात्र कितना % बचा बैंक के पास? 38%। 38%। 38%। उधर जमा पूंजी जो जमा किया हुआ है वो है 100, 100। पूरा 100 पर मांगेगा। जी। लेकिन उस ये जो है 38 पर प्रॉफिट कमाया, ई 40 से समझ लो डूबा हुआ है। सच्चाई यही है। किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन निकाला, अब बच्चा को एडमिशन करा दिया इंजीनियरिंग में, लोकल डोनेशन देके। सर हाउसिंग लेके भी लोग मेडिकल में करवा लेता है एडमिशन। नेचुरली मेडिकल का मिलता है जी, मेडिकल का मिलता है ना, तो हाउसिंग लोन ज्यादा मिलता है ना, और मेडिकल का पर ईयर ज्यादा होता है, उसका 18 लाख के लगभग हो जाता है, 15 से 18 लाख। तो हाउसिंग ने ले लेता है, मेडिकल करवा लेता है बच्चा। भारत जो है वो विकसित देश थोड़ी है कि जो काम कहे वही करेंगे। तो इसको कहते हैं उल्टा पिरामिड। जी। उल्टा पिरामिड मॉडल है। इसको वाणिज्य बैंक को पालन करना है। PRR जो है RBI को जमा करना है। SLR का ऑप्शन है कि कैश रखो या सोना रखो, सोना रखो या भारत सरकार का बॉन्ड खरीद लो। भारत सरकार का बॉन्ड क्रय करो। ये कर्जा नहीं बांट सकते। बस आज इतना ही, एक दिन अभी और हो गई। लिख लिए? यस सर। यस सर। क्या हाल है गौतम? ठीक है, फ्रॉम गौतम टू एवरीवन। कुछ पूछे हो क्या? एक दिन और रहेगा वो
क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव सब क्लियर कट समझाना सिलेक्टिव। सेंट्रल बैंक इसलिए आपको डीप से पढ़ा रहे हैं, इंटरव्यू में पूछेगा और आपका आधार मजबूत रहेगा, है ना? तब बिगड़ जाएगी प्रिया की काय सोना में रखेगा, कौन काय सोना में रखा है? अब क्या करेगा? हम रही कि हाँ भाई सोना खरीद के रखे या कैश रखे या भारत सरकार का बॉन्ड खरीदे। ज्यादातर बैंक भारत सरकार के बॉन्ड को खरीदता है, ताकि कर्जा लेने के लिए कैपिटल जो फंडिंग सरकार करती है बैंक को, तो उसी बैंक को करेगी जो खूब खरीदे रहता है। जिसको नहीं आइडिया है इन्वर्टेड पिरामिड का, उससे पूछा कि वाणिज्य बैंक का इन्वर्टेड पिरामिड क्या होता है, तो बोला मिस्र का पिरामिड। ताकि पिरामिड शब्द सुनता है मिस्र के पिरामिड के साथ। अक्षय कुमार और डांस करता है सोनाक्षी के साथ, कोई सिनेमा में देखे थे, पिरामिड में जरूर जाएगा, काला कपड़ा पहन के लहरा। तो पिरामिड जो है उसको जीवन पूरे स्टूडेंट लाइफ में पिरामिड शब्द का उपयोग बहुत कम होता है। ज्योग्राफी ये ज्योमेट्री में उसको ट्रायंगल मिलता है, डेल्टा मिलता है। सर पब्लिक एड में भी है पिरामिड की आकृति पढ़ना, मतलब पब्लिक एड में भी है पिरामिडीय आकृति पढ़ना। अरे तुम डिप्टी कलेक्टर बनवे करोगी एकदम है। पिरामिड मॉडल जो है वो जहाँ है, यहाँ भी पिरामिड मॉडल है। तो परीक्षा में कॉपी में जब तुम बना दोगी तो 80%, अरे कैसे 80% आता है इसका टेक्निक पता है। 80% नंबर उठाने के लिए आपकी कॉपी में कुछ न कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जो अन्य आम कॉपी में नहीं है। और 99% या मान लो कि पिरामिड मॉडल किसी किताबों में नहीं दिए हुआ, ओरिजिनल किताब देखो उसमें जिक्र है। वो किताबें का दाम है 1900 रुपया, न लाइब्रेरी में न किसी पास। आज जहाँ देखिएगा जो एल.एम. राय या जो सुंदरम ये सब किताब देखिए, तो वो सब चित्र से भागता है, तो ज्यादा पैसा लेगा छपाई में ना। चित्र तो हमने हाथ से बना दिए, ले वहां बनाने के लिए खर्च ज्यादा, किताब में होगा। तो का पहला इंस्ट्रक्शन हुआ कि बिना चित्र का दीजिए, तो जल्दी जल्दी टाइप हो गया। तो नंबर 80% से कम आएगा ही नहीं, उससे कम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि आप बेस्ट स्टूडेंट में गिने जाइएगा। आपका कंज्यूमर्स बिहेवियर, आपका प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, कॉब डोगलास, इतना आइटम सब जो है आप पढ़ते जा रहे, आपके बराबरी में वही कर सकता है जो आपके द्वारा सहायता किया गया। मान लीजिए आप सिस्टर को पढ़ाए तो इसे पढ़ा दिए। ऐसा ही बहुत हमारे यहाँ है कि भाई हमारे यहाँ पढ़ा, अब बाद में सिस्टर जो है बड़े भाई से पढ़ के निकाल ली PSC। तो समझाने का, समझा के टाइम दी तो समझ जाए। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे जो बचा हुआ। थैंक यू वेरी मच। सब ऑफिसर बनिए, 80% नंबर उठाइए, स्वस्थ रहिए।